हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश की डेली करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे 25 से लेके 27 अक्टूबर तक के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। और गाइज हमारे पास अभी भी कंटेंट राइटर जो है इसकी वैकेंसी है। अगर आप चाहें तो अभी अप्लाई कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। पहली चीज कंडीशन ये है, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए या डेस्कटॉप होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जैसा हम बताएंगे आपको वैसा काम करना होगा। ठीक है, हम कोई मर्डर नहीं करवाएंगे आपसे, लेकिन जो हम काम करवाने जा रहे हैं आपसे, आपको वो काम करना होगा और अकॉर्डिंग टू काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो सोचते हैं वो सही है और आप उसी हिसाब से काम करें। ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं। अगर वो शर्तें अगर आप मानते हैं तो ही आपको मैं काम दे पाऊंगा। हम भी थर्ड पार्टी के लिए, किसी के लिए काम करना भी शुरू किए हैं और वही काम हम आपसे करवाएंगे। ठीक है, और आप एक एनएस एजुकेशन की टीम का हिस्सा बनेंगे। मैं आपको नौकरी नहीं दे रहा हूँ, ना मैं आपको हायर कर रहा हूँ। आप एक हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे। आप में से कुछ लोग सिलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, जो आगे भी हमसे जुड़े रहेंगे हमारे लिए और एनएस एजुकेशन के लिए, खासतौर पे एनएस एजुकेशन के लिए वो काम करेंगे। तो अगर आप एनएस एजुकेशन टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अप्लाई करें। आपकी शर्तें, हो सकता है कुछ शर्तें ऐसी हों जो मैं नहीं मान सकता हूं, कुछ मेरी शर्तें ऐसी हैं जो आप नहीं मान सकते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन आपके पास लैपटॉप जरूर होना चाहिए। आप मोबाइल से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिए। कल 2 प्रश्न हमने पूछे थे कि मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख समाचार पत्रों व उनके प्रकाशन स्थलों के युग्मों में कौन सा गलत है। ठीक है, दूसरा प्रश्न था कि मध्य प्रदेश में चल रही सिंचाई परियोजना और नदियों के युग्मों में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो तन्मय वाघे ने इसका जवाब दिया है, मध्य प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों और उनके प्रकाशन स्थलों में हिंदी हेराल्ड उज्जैन वाला युग्म गलत है। मध्य प्रदेश में समाचार पत्र का प्रकाशन भोपाल से होता है। नेशनल हेराल्ड दिल्ली एवं लखनऊ से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसकी शुरुआत लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सन 2008 में इसका प्रकाशन बंद हो गया था, लेकिन 2017 को इसको दोबारा शुरू किया गया। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है। स्थापना 9 सितंबर 1938 को ही थी। भाषा अंग्रेजी है। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में चल रही सिंचाई परियोजनाओं व नदियों के युग्मों में से माही परियोजना सिंधु नदी वाला युग्म गलत है। माही परियोजना या माही बजाज सागर परियोजना भारत की एक अंतर्राज्यीय परियोजना है जो माही नदी से जुड़ी हुई है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुरा गांव से निकलती है। माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात से होकर बहती है। इस परियोजना की नींव तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा रखी गई थी। आपको एक और चीज बात बता दें माही नदी के बारे में। माही नदी है जो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा निकलती है, ठीक है, उसको 2 बार काटती है। ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश से जो कर्क रेखा निकलती है कुछ इस तरीके से, धार से ओरिजिनेट होकर इस तरीके से ये नदी बहती है। तो 2 बार ऐसा होता है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपका, यानी कि कर्क रेखा है, उसको 2 बार काटती है। तो ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। इसका प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जमुना लाल बजाज के नाम पर इसका नाम रखा गया है। निर्माण 1972 में हुआ था। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। 25 मेगावाट की 2 विद्युत इकाइयां यानी 2 यूनिट्स यहां पर लगाई गई हैं। इस परियोजना का उद्देश्य राजस्थान के आदिवासी जिले बांसवाड़ा डूंगरपुर में विद्युत एवं जल तथा सिंचाई परियोजना उपलब्ध करवाना है। तो बहुत अच्छा आंसर इन्होंने किया है। बिल्कुल इसी को बोलते हैं सटीक आंसर करना, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने दे दी है। दूसरा एक और अच्छा जवाब आता है रोहित विश्वकर्मा का, टू द पॉइंट। मध्य प्रदेश में हिंदी हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन भोपाल से होता है, ना कि उज्जैन से। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता की शुरुआत 1940 में ग्वालियर से उर्दू भाषा के साप्ताहिक पत्र ग्वालियर अखबार प्रकाशन से माना जाता है। ठीक है, ये है माही परियोजना के लाभान्वित जिले धार, झाबुआ है। ये फिर इन्होंने बाणसागर परियोजना, राजघाट परियोजना और सम्राट अशोक सागर परियोजना के बारे में बताया है। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना शहडोल में स्थित है। देवलोन करके एक जगह है, वहां पर है। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। लाभान्वित जिले बुंदेलखंड के जो प्रमुख जिले हैं अशोकनगर, शिवपुरी, भिंड, दतिया और टीकमगढ़, ये प्रमुख जिले हैं जो इससे लाभान्वित हैं।
सम्राट अशोक सागर परियोजना जो है हलाली नदी पर बनी हुई है। लाभान्वित जिले जो हैं वो रायसेन और विदिशा है। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हो जाएगी आपकी क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला आज के लिए आपका प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना और उनसे संबंधित जिलों के युग्मों में से कौन सा गलत है, ये आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी विकास परियोजना में निम्न में से कौन सी परियोजना शामिल नहीं है। ये दो प्रश्न आपको कमेंट करके बताने हैं। हमारा जुलाई तक का करंट अफेयर अवेलेबल है। अगस्त सितंबर पे मैं जल्दी काम कर रहा हूँ, जल्दी आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा 6th मंथ का एडिशन है जो आपका कांस्टेबल का एग्जाम है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें, जो सारे नोट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको गूगल पे का भी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप गूगल पे से चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको गूगल पे अकाउंट नंबर दे दूंगा, उसमें आप गूगल पे में अकाउंट नंबर ऐड करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इससे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं QR कोड को स्कैन करके डायरेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस संस्थान ने नेशनल सेंटर फॉर साइंस के साथ काम करके कोविड-19 वायरस का वैक्सीन तैयार कर लिया है। देखिए, कोविड-19 का जो वैक्सीन है ये तैयार किया है पुणे की नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस के साथ मिलकर IIT इंदौर ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। IIT इंदौर ने नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस के साथ काम करके कोविड-19 का वायरस का वैक्सीन तैयार कर लिया है। सूडो वायरस यानी कोरोना जैसे वायरस की मदद से, एक कोरोना के जैसा ही एक वायरस होता है सूडो वायरस। ठीक है, इस सूडो वायरस की मदद से इस वायरस को वैक्सीन को तैयार किया है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे में, और इसका जो क्लिनिकल ट्रायल है वो भी शुरू कर दिया गया है। ठीक है, अभी जानवरों पर इसका प्रयोग किया जा रहा है, इसके बाद इंसानों पर इसका प्रयोग किया जाएगा। IIT इंदौर की बायो साइंस और बायो मेडिकल इंजीनियरिंग विभाग के जो प्रोफेसर हैं, PhD स्कॉलर और पोस्ट डॉक्टरल छात्र इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज, सूडो वायरस जो है इसको तैयार करने के लिए जानवरों में जो वैस्कुलर स्टोमेटिटिस वायरस के जेनेटिक मटेरियल और SARS-CoV-2 वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स का उपयोग किया गया है। मतलब सबसे पहले तो ये सूडो वायरस तैयार करना पड़ेगा। जो तैयार करा गया है वैस्कुलर स्टोमेटिटिस वायरस और इसके जेनेटिक मटेरियल और SARS-CoV वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स का उपयोग करके इसी तरह की प्रक्रिया के लिए एबोला की वैक्सीन तैयार करने भी मतलब इसी तरह की प्रक्रिया से एबोला की वैक्सीन भी तैयार की गई थी भारत में। सूडो वायरस पार्टिकल के लिए जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एनिमल सेल कल्चर के अलावा एनिमल मॉडल्स पर भी रिसर्च की जा रही है। इस प्रोजेक्ट पर IIT के साथ पुणे की नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस संस्था भी काम कर रही है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन इससे संबंधित आपकी हो जाएगी। ये करंट अफेयर, अगर ये वैक्सीन सक्सेसफुल होती है, ठीक है, इसका ट्रायल सक्सेसफुल होता है, तो एक करंट अफेयर मध्य प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाला है। नेक्स्ट है, अभी राज्य शासन के द्वारा अटल आश्रय योजना के अंतर्गत प्रदेश में जो कमजोर आय वर्ग के और निम्न आय वर्ग के हितग्राही हैं उनको भवन भूखंड विकास के लिए शासकीय भूमि रियायती दर पर उपलब्ध कराने संबंधी प्रकरणों में विचार करने के लिए मंत्री परिषद समिति का पुनर्गठन किया गया है। इसमें जो वाणिज्य कर वित्त योजना आर्थिक और सांख्यिकी मंत्री हैं जगदीश देवड़ा। ठीक है, इसके अलावा नगरीय आवास विकास मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, राजस्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को इसमें शामिल करा गया है। हालांकि गोविंद सिंह राजपूत जो हैं अब मंत्री नहीं रहे हैं। ठीक है, इसको हम जल्दी डिस्कस करेंगे। राज्य सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत 5 अगस्त 2013 को मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिलने के बाद ग्वालियर विकास प्राधिकरण ने गरीबों के लिए 33.29 करोड़ रुपए की अटल आश्रय योजना को तैयार किया था। मतलब ये योजना कब लॉन्च करी गई थी, किसने लॉन्च करी थी, ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रदेश की पुलिस ने सीनियर सिटीजन के लिए वर्चुअल पुलिस परामर्श केंद्र की शुरुआत की है। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए मध्य प्रदेश जो है वहां की पुलिस ने वर्चुअल पुलिस परामर्श केंद्र की शुरुआत करी है और करीब 26,000, ठीक है ध्यान रखिए, 26,000 सीनियर सिटीजन
इससे लाभान्वित होने वाले हैं। अब तक पुलिस घरों में अकेले रहने वाले सीनियर सिटीजन की हर तरह की समस्या का एसपी पूर्व कार्यालय में पुलिस पंचायत के माध्यम से निराकरण करती थी, लेकिन बुजुर्गों की सेहत और कोरोना की स्थितियों को देखते हुए इस पंचायत को पुलिस ने वर्चुअल परामर्श केंद्र के रूप में बदल दिया है। ठीक है, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, अब ये सारी चीजें ऑनलाइन हो गई। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हो, इस पर कोई भी सीनियर सिटीजन अपनी समस्या वीडियो कॉलिंग के जरिए या व्हाट्सएप करके फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेज सकता है। उसको तुरंत ही जो भी हेल्प है वो उसको प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्पेशल ट्रैफिक स्क्वाड यानी कि एसटीएस का गठन किया गया है। तो स्पेशल ट्रैफिक स्क्वाड का गठन किया गया है भोपाल शहर के लिए। भोपाल शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्पेशल ट्रैफिक स्क्वाड का गठन किया गया है। इसमें बुलेट उनको दी जाएंगी और ट्रैफिक जवान जो होंगे वो शहर के व्यस्ततम मार्गों, नियमित वीआईपी मूवमेंट और सक्रिय मार्ग पर ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए तैनात किए जाएंगे। उनको बुलेट्स जो है वो दी जाएंगी। बुलेट जो क्या बोलते हैं इसको, बुलेट गाड़ी जो होती है वो उनको दी जाएगी। अभी सिर्फ 8 गाड़ियां इसके लिए चलाई जा रही हैं। मतलब एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे अगर ये सक्सेसफुल होता है तो एक चीज़ है, कई लोग पूछते हैं पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई भी स्कीम हो तो जैसे कई बार एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे कई लोग कहते हैं कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, सबके अलग अलग मत हैं डिमोनेटाइजेशन को लेके, और यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन एकदम से पूरे देश में लागू किया गया था। अगर कुछ ऐसा होता कि कोई भी स्कीम है, जैसे जीएसटी लागू किया गया था, जीएसटी भी कांग्रेस कहती है कि वो मतलब पूरी तरीके से फेल थी। ठीक है, बीजेपी कहती है कि पूरी तरीके से पास है। ठीक है, वॉट एवर भी जो भी मैटर हो, लेकिन जीएसटी अगर ऐसा किया जाता कि पहले सिर्फ एक राज्य में, सपोज मध्य प्रदेश में इसको लागू किया जीएसटी को, ठीक है, अब मध्य प्रदेश में लागू होने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और कहाँ कहाँ ये सक्सेसफुली पास हो गया है। तो जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम्स आई हैं उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करके और उसके बाद हम क्या करें, उसको फिर पूरे प्रदेश में उसको लागू करें। तो ये होता है कि इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू करा, इसके बाद फिर हमने इसकी कमियां ढूंढने के बाद उन कमियों को रेक्टिफाई किया और रेक्टिफाई करने के बाद फिर हमने इसे पूरे देश में लागू कर दिया। तो ये पायलट प्रोजेक्ट होता है। तो ऐसे ही अभी सिर्फ 8 गाड़ियां यहाँ पे चलाई जा रही हैं। अगर ये व्यवस्था सही चलती है तो आगे भी चलाई जाएंगी। शहर में ट्रैफिक को व्यवस्थित और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ITMS अभी हाल फिलहाल कार्य कर रहा है, जिसे 15 करोड़ रुपए खर्च करके तैयार किया गया है। इसे कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटरीकृत अत्याधुनिक कंट्रोल रूम भी है। देखिए भोपाल में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं ट्रैफिक को लेके, CCTV कैमरास भी लगे हुए हैं सारे चौराहों पर, ज़्यादातर बड़े बड़े जो चौराहे हैं उनके ऊपर। दूसरी चीज़ क्या है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ट्रैफिक से रिलेटेड, लाइक जैसे वहाँ पे अनाउंसमेंट करना चौराहों पर, ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं खुद भोपाल में रहा हूँ, मुझे पता है। तो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी मदद से ये सारी चीज़ें वहाँ पर करी जा रही हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में सिद्धा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो उज्जैन में अभी हाल ही में सिद्धा महोत्सव का आयोजन करा गया है। उज्जैन में जो त्रिवेणी कला और पुरातत्व संग्रहालय है वहां पर इसका आयोजन किया गया है 21 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक। यानी कि कितने दिवसीय था ये? 3 दिवसीय सिद्धा महोत्सव था। अलग अलग मालवीय कलाकार कुछ थे जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियां यहाँ पर दी हैं। 3 दिवसीय शक्ति साधना पर्व इसको कहा जाता है, सिद्धा महोत्सव। इसका आयोजन अभी हाल में उज्जैन में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के किस मंत्री ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, ये दोनों, उपरोक्त दोनों इसका सही आंसर है कि तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत दोनों लोगों ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। एक्चुअल में रीजन क्या है इसका? ठीक है, सांबेर से भाजपा प्रत्याशी जल संसाधन मंत्री थे तुलसी सिलावट, सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत, दोनों लोगों ने इस्तीफा दिया है। रीजन है कि इन्होंने 21 अप्रैल को भाजपा की सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी, लेकिन एक कहीं से भी विधायक नहीं है। ठीक है, अब जब आप विधायक नहीं हो तो फिर आप मंत्री कैसे बन सकते हो? ठीक है, तो अब कोरोना के चक्कर में इलेक्शन अभी हो नहीं पाए हैं। ठीक है,
अब इलेक्शन अगर हो जाते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, अब इलेक्शंस नहीं हो पाए हैं तो दिक्कत है, तो इनको इस्तीफा देना पड़ गया है। संवैधानिक नियम के अनुसार गैर विधायक अधिकतम 6 माह तक ही मंत्री रह सकता है। ऐसे में दोनों को 21 अक्टूबर से पहले विधानसभा सदस्य बनना जरूरी था, लेकिन चुनाव नहीं हो पाने के कारण ये विधानसभा सदस्य नहीं बन पाए हैं। ठीक है, ध्यान रखिए 6 माह है, 6 मंथ्स। ठीक है, कोई भी हो, कोई भी विधायक हो, वो ही मंत्री पद पर रह सकता है। अगर वो विधायक नहीं है तो सिर्फ 6 महीने रह सकता है। उसके बाद उसको किसी जगह से उपचुनाव में या किसी भी तरीके से उसको चुनाव जीतकर, इलेक्शन जीतकर पहले विधायक बनना होगा, और विधायक बनने के बाद फिर वो फिर से मंत्री बन सकता है। तो इन लोगों के लिए, दोनों लोगों के लिए चुनाव जीतना बहुत जरूरी अब हो गया है। ठीक है, तो कुल मिला के इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों। तो गाइज, ये पूरा था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है लाइक करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।